अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ में हूं हसनैन लियाकत। आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा प्रैक्टिस सेशन था। जो सीरीज स्टार्ट होनी है पाकिस्तान की टीम का दूसरा दिन था, जिसमें 3 घंटे प्रैक्टिस सेशन जारी रही। और मैं आपको बताता चलूं कि जो प्लेइंग 11 है मुमकिन तौर पर वो भी सामने आ चुकी है। क्या कुछ प्लेइंग 11 होगी पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ। सबसे पहले तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान आपको एज ए ओपनर इस दफा टीम में नजर नहीं आएंगे। एक लंबे अरसे तक बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान T20 क्रिकेट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ओपनिंग करते रहे। अगर बात की जाए ओपनर्स की तो साइम अयूब और उनका साथ देंगे मोहम्मद रिजवान, जबकि साबिक ओपनर साबिक कप्तान बाबर आजम तीसरे नंबर पर नजर आएंगे। बाबर आजम के बाद चौथे नंबर पर आएंगे फखर जमान, जिनको एक नंबर और नीचे कर दिया गया है। पांचवें नंबर पर होंगे इफ्तिखार अहमद, उसके बाद होंगे आजम खान, फिर मोहम्मद नवाज और आमिर जमाल, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और जमान खान। ये जो टीम है इसमें 4 फास्ट बॉलर शामिल होंगे और मोरलेस ये वही टीम है जिस तरह लाहौर कलंदर का आपको बॉलिंग नजर आती है। कप्तान भी लाहौर कलंदर के हैं, शाहीन शाह अफरीदी उनके साथ होंगे, हारिस रऊफ उसके साथ होंगे, जमान खान और फिर ऑलराउंडर आमिर जमाल को पहले मैच में जो है वो मौका दिया गया। और आमिर जमाल ने जिस तरह का इंपैक्ट डाला है टेस्ट क्रिकेट में, अगर आमिर जमाल T20 में भी इंपैक्ट डाल गए तो बहुत सारे ऐसे बॉलर्स हैं जो कि कंपटीशन की जद में आ जाएंगे। और जो पार्ट एंड पार्सल बने हुए थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, वो उसमें जो है वो थोड़ा सा एक आपको कंपटीशन और हेल्दी कंपटीशन मिलेगा, क्योंकि आमिर जमाल एक ऐसे बॉलर हैं जो कि बल्ले के साथ भी बहुत ही ज़्यादा हैंडी हमें नजर आए। अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बात की जाए तो ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे उन्होंने 82+ रन एक इनिंग्स में बनाए, फिर एक इनिंग्स में उन्होंने रेजिस्ट किया, 80 गेंदों पर 33 रन बनाए। तो आमिर जमाल का इंक्लूजन एक बड़ा ज़बरदस्त इंक्लूजन है और मैं समझता हूँ कि आमिर जमाल पाकिस्तान टीम को अगर T20 में भी परफॉर्म कर गए तो वो T20 वर्ल्ड कप के प्लेन्स में शामिल हो जाएंगे। अगर ओपनिंग स्लॉट की बात की जाए तो जिस तरह का ओपनिंग स्लॉट सेट हो रहा है, ये ओपनिंग स्लॉट चल गया तो मोहम्मद हारिस की जगह बनती हुई नजर नहीं आ रही T20 वर्ल्ड कप में। फिर अगर आजम खान एज ए विकेट कीपर खेलेंगे, उनके बारे में यही सुना जा रहा है, तो अगर वो छठे नंबर पे जहां पे पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है वहां पे आजम खान परफॉर्म कर गए तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे फिनिशर्स हैं जो इस तगदो में कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी कर सकें T20 वर्ल्ड कप में, वो भी नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ICC ने नई टेस्ट क्रिकेट में रैंकिंग जारी कर दी है, जिसके मुताबिक बाबर आजम 2 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 8वें नंबर पे पहुंच चुके हैं। अगर पहली पोजीशन की बात की जाए तो केन विलियमसन पहली नंबर पे मौजूद हैं, फिर जो रूट दूसरे नंबर पे मौजूद हैं और स्टीव स्मिथ ऑल द वे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पे मौजूद है। बॉलिंग रैंकिंग की बात की जाए तो बॉलिंग में रविचंद्र अश्विन पहले नंबर पे हैं टेस्ट क्रिकेट में। दूसरी पोजीशन की बात की जाए तो पैट कमिंस दूसरी पोजीशन पे हैं और कगिसो रबादा ऑल द वे फ्रॉम साउथ अफ्रीका तीसरी पोजीशन पे। और कोई भी ऐसा बॉलर नहीं है पाकिस्तान की जानिब से जो कि टॉप 10 में मौजूद हो। इसके अलावा आज फखर जमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। फखर जमान की एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उनको सवाल किया गया कि क्या आपको कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है, तो फखर जमान ने कहा बिल्कुल नहीं, मुझे कुर्बानी का बकरा नहीं बनाया जा रहा। जिस तरह मैनेजमेंट चाहेगी, जिस तरह कप्तान चाहेंगे तो मैं उसी तरह खेलूंगा। और उन्होंने बड़े इंटरेस्टिंग बातें की। अगर वो कहते हैं कि मुझे ओपनर से हटा के उन्होंने तीसरे नंबर पर लाया या अब फिर चौथे नंबर पर लाएंगे बाबर और रिजवान की वजह से, तो वो इसी वजह से ला रहे हैं कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं तीसरी पोजीशन पे आके, चौथी पोजीशन पे आके या इवन 5वीं पोजीशन पे आके भी मैच जितवाऊं। और उनका एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि अगर मुझे ये टीम मैनेजमेंट कहेगी तो मैं छठे नंबर पे भी खेलने के लिए तैयार हूं। और फिर उनका कहना था कि आप पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत सारे लोग खेलते हैं और पाकिस्तान के लिए एक लंबी लाइन होती है लोगों की जो कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए रेडी होती है। अगर एक और स्टोरी की बात की जाए तो उसमें पाकिस्तान सुपर लीग के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं जो कि 6 अरब 30 करोड़ रुपए में बिक चुके हैं। ये हाईएस्ट बिडर थे जिनको पाकिस्तान सुपर लीग के ब्रॉडकास्टिंग राइट दिए गए। इससे पहले जो साबिक ब्रॉडकास्टर थे उनकी जानिब से 5 अरब 30 करोड़ के जो है वो बिड भरी गई थी, जो कि दूसरे नंबर पे है। फिर सरकारी टीवी चैनल है जिसकी 5 अरब 17 करोड़ की बिड थी जो कि तीसरे नंबर पे है। और एक और चैनल है जिसकी 4 अरब 40 करोड़ की और आखिरी नंबर पे थे 4 अरब की बिड थी। और जो हाईएस्ट बिडर हैं वो ये बिड ले गए हैं जो कि 6 अरब 30 करोड़ की। इसी के अलावा 1.25 अरब रुपए के जो सोशल मीडिया के राइट्स हैं वो भी बिके हैं। तमाम तर इशू पे बात करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाकिर अबाब और कराची से हमें ज्वाइन करेंगे इमरान सदीक साहब। आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं। शाकिर, सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट करूंगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ आज दूसरा प्रैक्टिस सेशन था। पाकिस्तान टीम ने आज भी 3 घंटे प्रैक्टिस की। क्या समझते हैं क्या कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएगी पाकिस्तान की टीम शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में? देखिए, पाकिस्तान का दौरा ऑस्ट्रेलिया को ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, हमेशा की तरह बड़ा मैं कहूँगा अगर बेहतरीन दौरा रहा तो उसमें गलत नहीं होगा। और उसके बाद से जब पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड पहुंची है तो ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड कंडीशन
कंपैरेटिवली बिल्कुल सेम कंडीशन है, तो वो एक जब टीम एक नए दौरे पर नए मुल्क में जा रही होती है तो ये जो एक क्लाइमेटाइजेशन होती है उसके लिए वक्त चाहिए होता है जो पहले से वो मौजूद है वहाँ पर। कुछ नए प्लेयर्स ने जाके ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में T20 प्लेयर्स ने ज़रूर ज्वाइन किया और ये दूसरा सेशन था। अच्छी बात यह कि तमाम पूरा का पूरा स्क्वाड जो है वो उस सेशन में हिस्सा ले रहा है और भरपूर सेशन 3 घंटे काफ़ी होते हैं। आप बॉलिंग बैटिंग प्रैक्टिस तमाम जो है वो फील्डिंग के साथ साथ तमाम जो उमूर हैं क्रिकेट के उस पर आप इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक नई टीम है, नया कैप्टन है शाहीन शाह अफरीदी, पहली बार जो है वो उसमें पाकिस्तान टीम की क़यादत करेंगे, तो थोड़ा सा ये एक चैलेंजिंग होगा। थोड़ा सा इतनी रीशफलिंग हुई है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, 3-4 साल बाद बाबर आजम जो है वो बिल्कुल बैक फुट पे चले गए हैं और न सिर्फ टीम की कैप्टनसी उनसे गई, आपने जैसे इंट्रो में बताया कि उनसे उनका जो स्पॉट है T20 ओपनिंग स्पॉट वो भी ऑलमोस्ट ले लिया गया है। तो इस सारी सूरत हाल में एक चैलेंजिंग टूर शाहीन और उनकी टीम के लिए ज़रूर होगा, लेकिन पाकिस्तान की टीम एज़ कम्पेयर टू टेस्ट T20 में बेहतर पोटेंशियल रखती है, बेहतर परफॉर्म कर रही है और एक अच्छी सीरीज़ देखने को मिलेगी। हम उम्मीद बरल करते हैं कि पाकिस्तान टीम वो वन साइडेड एक मैचेस आपको नहीं नजर आएंगे जिस तरह हमने टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया में देखा। न्यूजीलैंड में पाकिस्तान एक बेहतर कंपेटिटिव पोजीशन में होगी और एनी वन सीरीज हो सकती है, वो एक अच्छे तगड़े मैचेस पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने शायकीन को देखने के लिए। लेकिन शाकिर, एक ज़रूरी क्वेश्चन मैं आपसे ही करना चाहूंगा कि जब ये टीम टेस्ट क्रिकेट खेलती है तो हम ये कहते हैं कि ओडीआई की अच्छी टीम है, जब ओडीआई में होते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये T20 की अच्छी टीम है। जब T20 में आए तो कम से कम ये तो उम्मीदें इनसे लगानी चाहिए कि ये किसी भी टीम को शिकस्त दे सकते हैं, क्योंकि यही हम सुनते आए हैं कि टेस्ट और ओडीआई शायद ये खेल नहीं सकते, T20 अच्छे से खेल सकते हैं। नहीं, मैंने इसलिए कहा कि T20 में पाकिस्तान टीम बेहतर टीम है, इसलिए हमें इस जगह पर उनसे उम्मीदें ज़्यादा। और फिर ये जो ईयर है ना 2024, ये T20 का साल है, T20 वर्ल्ड कप भी होना है, तमाम जो ममालिक के सबसे ज़्यादा उनकी जो एंगेजमेंट है वो T20 में, फिर लीग्स वगैरह भी आ रही हैं। तो पाकिस्तान टीम ओवरऑल हमारा कुछ अरसे से सिलेक्शन के मैार भी T20 परफॉर्मेंस पे बना हुआ था, तो T20 की हद तक हम जो है वो मुतमईन भी हैं और होपफुल भी हैं कि पाकिस्तान की टीम एक टफ जो है वो फाइट देगी न्यूजीलैंड को उनके होम सीरीज़ में। जो रीशफलिंग हुई है खास करके बैटिंग ऑर्डर में, उससे जाए शायद पहले एक आध मैच में सेटलमेंट में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगे, लेकिन जिस तरह का इंक्लूजन है जो है वो आमिर जमाल का बॉलिंग अटैक में, जिस तरह से वो बैट के साथ भी बड़े हैंडी नज़र आ रहे हैं और उसके साथ साथ ओपनिंग अगर स्लॉट का हमारा मसला हल हो जाए, क्योंकि अभी भी आपने इंट्रो में कहा कि शायद रिजवान के साथ साइम करेंगे, तो मैं अभी भी इसके हक में हूँ कि शायद रिजवान को भी 4 पे आना चाहिए। अगर प्रॉपरली अपने रीशफल करना है, अपने पावर प्ले को प्रॉपर यूटिलाइज करना है, फखर जमान और साइम के साथ जाना चाहिए, क्योंकि मेरा ख्याल है रिजवान डाउन द आर्डर मिडिल आर्डर में भी हैंडी साबित हो सकते हैं। और फिर हमारा जो एक जब टॉप आर्डर हमारा क्लैप्स कर जाता है उसके बाद हमने देखा है कि काफ़ी मुश्किलात रही हैं, तो बाबर आजम नंबर 3 रिजवान नंबर 4 के साथ अगर आते हैं तो ये ज़्यादा सूटेबल होगा। फखर जमान को उसके मिजाज उसके पोटेंशियल के मुताबिक खेलने दें उसको, वो क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर है, उसने आपको वनडे वर्ल्ड कप में भी जब आपने उसको दोबारा मौका दिया तो उसने साबित किया कि वो जिस जगह का प्लेयर है उसे वहीं खिलाया जाए लोग, क्योंकि बैट्समैन के मिजाज होते हैं उसकी सारी जिस माइंडसेट के साथ उसने क्रिकेट खेली होती है। आप जब इस लेवल पर आकर उसको डिस्टर्ब करेंगे तो उससे फिर ये तौक़ुआत भी ना रखें कि वो आपको बेहतर सर्व करेगा। तो मैं समझता हूँ कि इतनी अगर रीशफलिंग हो गई है, एक जोड़ी जो है वो हंस की जोड़ी जो है वो टूट ही गई है, तो उसको प्रॉपर जो है वो टीम के फायदे के लिए उसको इस तरह से हफीज इज अ गुड माइंड, उनको जो है वो इस पे करना चाहिए। मैं समझता हूँ रिजवान के बजाय फिर फखर और साइम के साथ ओपन आना चाहिए। अच्छा इमरान, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं। सर ये बताइएगा कि जिस तरह की मुमकिन प्लेइंग 11 सामने आ रही है, आप क्या समझते हैं कि ये प्लेइंग 11 रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी? और ये जो इतने ज्यादा तजुर्बात किए गए, ओपनिंग को बदलाया जाएगा, मिडल ऑर्डर हमारा एक नया मिडल ऑर्डर नजर आएगा, फिर नंबर 6 पे कोई और नजर आता था, वहां पे आजम खान नजर आएंगे, तो क्या समझते हैं रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकेगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 क्रिकेट में? देखिए, सबसे पहले तो ये टीवी चैनल्स और हमारे सोशल मीडिया पे जो बात हो रही है वो सब अभी उसमें कुछ ऑफिशियल नहीं है। गो के जराए से खबरें आ रही हैं कि शायद ये ओपनिंग जोड़ी जो है वो टूट जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ा पाकिस्तान का ये है कि अगर T20 टीम की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर बाबर और रिजवान ओपनर नहीं आते तो फिर नीचे इन दोनों में से किसी एक ही की जगह बनती है, दूसरे की जगह नहीं बनती, क्योंकि आप चौथे 5वें नंबर पे एंकर को नहीं खिला सकते हैं। अगर आप जिस तरह भी शाकिर भाई बात कर रहे थे कि फखर या साइम अगर ओपनर आते हैं
और बाबर रिजवान 3-4 पे आते हैं, तो आप दो मिडिल ऑर्डर में एंकर नहीं हो सकते, फिर आप एक ही बैट्समैन को खिला सकते हैं। अब ये फैसला किस तरह से होगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा फैसला होगा। रिजवान और बाबर की नो डाउट बड़ी परफॉर्मेंसेज है T20 क्रिकेट में, 7 ओपनिंग पार्टनरशिप उन्होंने लगाई है, लेकिन जाहिर है अब आपको बैकअप तैयार करना है तो आपने तजर्बात भी करने हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये अगर रिजवान और साइम के साथ ही जाया जाए तो ही बेहतर है, क्योंकि फिर पूरी टीम का, अगर इन दोनों को ओपनिंग से हटाया गया तो फिर पूरी टीम का कॉम्बिनेशन खराब हो जाएगा। आपकी जो पावर हिटिंग की जो एबिलिटीज है, जो नीचे आपको चाहिए होती है, वो नहीं मिलेगी आपको जब रिजवान और बाबर मिडिल में बैटिंग करेंगे। थोड़ा सा टाइम लेते हैं, आपको पता है, और स्ट्राइक रेट पे भी काफी बात हुई इमरान है। साहब, लेकिन तो एक पॉइंट है शाकिर साहब का भी कि जिससे शायद मैं एग्री इस हद तक करता हूं कि तीसरी पोजीशन पे जब से फखर जमान आए तो फखर जमान उस पोजीशन पे फेल हुए हैं बुरी तरह से। बिल्कुल फेल हुए हैं, और इसकी वजह भी यही है कि रिजवान और बाबर ओपनिंग कर रहे थे। अच्छा, दोनों ने परफॉर्म भी अच्छा किया, ऐसा नहीं है कि परफॉर्म अच्छा नहीं किया। वो अलग बात है कि T20 वर्ल्ड कप हो या बड़े इवेंट हो या बड़े मैच हो, उसमें परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन अगर बायलैटरल या सीरीज में अगर उनकी परफॉर्मेंस देखें तो बड़ी अच्छी है। फखर जमान बिल्कुल उनकी परफॉर्मेंस डाउन हुई है नंबर 3 पर आने के बाद, लेकिन मुझे बताइए, अगर फखर और साइम को हम ओपनर भेजते हैं तो फिर आप कहाँ पे खिलाएंगे उनको, रिजवान और बाबर को? वो दोनों आप एडजस्ट नहीं कर सकते मिडिल ऑर्डर में, एक ही को कर सकते हैं, या तो रिजवान एडजस्ट हो सकते हैं या फिर बाबर हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास आजम खान भी है, आपके पास इफ्तिखार भी है, आपके पास ऑलराउंडर्स के ऑप्शन भी हैं, आपके पास नवाज भी है, फिर अभी शादाब अभी इस टीम में नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि इन दोनों को एडजस्ट करना मिडिल ऑर्डर में बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। इन दोनों में से एक ओपनर आए तो वही बेहतर है। अच्छा सर, जो इमरान का पॉइंट ऑफ व्यू है, ये तकरीबन मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि लेट्स सपोज अगर बाबर आजम की बात कर ली जाए तो बाबर आजम एज ए ओपनर दायरे का इस्तेमाल अच्छा करते थे, कवर ड्राइव्स अच्छी लगाने की सलाहियत रखते थे, लेकिन अब जो वो बाबर आजम लेट्स सपोज अगर 6 ओवर्स के बाद आते हैं या 7 ओवर्स के बाद आते हैं, तो क्या उनमें इतनी पावर हिटिंग एबिलिटी है कि वो अपना नंबर 3 का जो स्पॉट है उसको जस्टिफाई कर सकते हैं T20 क्रिकेट में? देखें, ये जो साल है ये T20 का साल है, और हमें एक्स्ट्रा किसी को स्टारडम की बुनियाद पर एक्स्ट्रा लगेज साथ कैरी नहीं करना है अगर हमने T20 वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है। इस तरह की सीरीज़ में जब हम अगर ऊपर बाबर ओपन नहीं कर रहे और नीचे मिडिल ऑर्डर में उस तरह से वो हैंडी नहीं है, वाइटल नहीं है, क्योंकि पहले बाबर आजम हमारी मजबूरी होती थी T20 में कि वो टीम की क़यादत कर रहे होते। बाबर आजम को मेन, अगर मुझे कहा जाए कि बाबर आजम को रेट करें कि किसका बेहतर प्लेयर है, तो मैं कहूँगा सबसे पहले वनडे का अच्छा प्लेयर है, उसके बाद वो टेस्ट क्रिकेट का अच्छा प्लेयर है। T20 में मैं उसको तीसरे नंबर पे ही रखूंगा। और अगर बाबर आजम हमारी T20 में उतने हैंडी, इतने मतलब हमारे लिए यूजफुल नहीं है, तो इतना कोई ज़रूरी नहीं है कि उनको अब कैरी करना, वो मजबूरी नहीं है हमारी, वो टीम कैप्टन नहीं है। अगर हमने ऊपर से उन्हें हटाया और वो मिडिल ऑर्डर में आके परफॉर्म नहीं कर रहे, तो मेरा ख्याल है हमें बिल्कुल एक फ्रेश और यंग और एग्रेसिव ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा। और हफीज इसीलिए इन सीरीज़ में जो है वो इन 5 मैचेस में आपको बहुत ज़्यादा रिशफलिंग नजर आएगी बैटिंग ऑर्डर में। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे, और इन एक्सपेरिमेंट के बाद हम इस पोजीशन में होंगे कि एक अच्छा विनिंग, फाइटिंग और पोटेंशियल वाला जो है, विनिंग पोटेंशियल वाला स्क्वाड जो अमेरिका में पहली बार वर्ल्ड कप हो रहा है उसके लिए तैयार करें। तो ये चीज़ें हमें एक्सपेरिमेंट की तरफ बहरहाल इन चीज़ों में जाना पड़ेगा। और बाबर आजम अब वो लाजमी नहीं है T20 में जो उसकी ज़रूरत पहले हुआ करती थी कैप्टन, अब उस पर कैप्टनसी नहीं है। अगर वो मिडिल ऑर्डर में उस तरह से आके हमें वो एक रिदम नहीं दे सकते, वो उस तरह से एग्रेसिव अप्रोच के साथ नहीं हमें सर्व कर सकते, तो फिर इस पर बिल्कुल सोचना पड़ेगा। और यहाँ पर इमरान आपके लिए सवाल छोड़े जा रहा हूँ कि जिस तरह कहा कि बाबर आजम को अगर टीम से लेट्स सपोज बाहर निकाल दिया जाए या जो भी कर लिया जाए, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की जो करंट मैनेजमेंट है ये फैसला कर सकेगी? क्योंकि एक कोराम तो मचता है सोशल मीडिया की हद तक, कुछ मीडिया जो हल्के हैं उनकी हद तक कि बाबर आजम पार्ट एंड पार्सल है, रेड लाइन है। खिलाड़ियों की रेड लाइन तो नहीं है, लेकिन अवाम की रेड लाइन बन चुकी है। इसी का जवाब जानेंगे इमरान सदीक से। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद वेलकम बैक टू शो। शाकिर अब्बासी साहब ने प्रोग्राम में ब्रेक से पहले एक बात की, एक बहुत बड़ा पॉइंट था कि बाबर आजम अगर परफॉर्म नहीं करते T20 क्रिकेट में और उस तरह की उनकी यूटिलिटी नहीं है तो उनको टीम से ड्रॉप क्यों ना कर दिया जाए। और इसके हवाले से शाकिर साहब को भी पता है, मुझे भी और इमरान सदीक को भी, कि कितना ज्यादा एक सोशल मीडिया पे बैकलैश आता है। इमरान बताइएगा आपका इस हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, मुझे हसन ये बताइए कि विराट कोहली क्या इंडिया की रेड लाइन नहीं है क्या?
रोहित शर्मा इंडिया के फैंस की रेड लाइन नहीं है उनको, क्योंकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड सोशल मीडिया या फिर किसी के दबाव में फैसले नहीं करता, इसलिए उनको हर दूसरी सीरीज में बिठा दिया जाता है। और यही वजह है कि उनके पास 3-4 प्लेयर आपको रेडी नजर आ रहे हैं, जिसमें रिंकू सिंह है, तिलक वर्मा है, शुभमन गिल है, और भी उनके आईपीएल से प्लेयर सामने आ रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, जब 2024 में वर्ल्ड कप के बाद अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली रिटायर होते हैं तो उनकी जो बैटिंग लाइन है उसको इतनी ज्यादा मुश्किलात नहीं होंगी। गो के इन दोनों बड़े नाम है, इनको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी उनकी, क्योंकि उनको साथ साथ वो खिलाए जा रहे, बैकअप बनाए जा रहे हैं। अब ये खुद से सोचना चाहिए बाबर आजम को भी और रिजवान को भी, या जो भी सीनियर आपके प्लेयर हैं, कि अगर एक मैनेजमेंट तजर्बे करना चाह रही है, पाकिस्तान की बेहतरी का सोच रही है, बैकअप बनाने का सोच रही है, तो उसमें ना कि आप नाराजगी का इजहार करें या कुछ ऐसा करें, बल्कि आपको उस फैसले को सपोर्ट करना चाहिए। देखें, यही क्रिकेट बोर्ड था जिसने आपको 3-4 साल ओपनिंग कराई, 3-4 साल आपको फुल बैकिंग मिली, चाहे वो रमीज राजा हो, चाहे वो नजम सेठी हो, चाहे वो जका अशरफ हो। आपने फैसले किए, अपने फैसले मनवाए, आपने सिलेक्शन की, सब कुछ किया। लेकिन अगर अब नई मैनेजमेंट आई है और वो भी अब पाकिस्तान के लिए बैकअप बनाने का सोच रही है, तो फिर दोनों को एग्री भी करना चाहिए। और मेरा 2-3 दोनों में से किसी एक खिलाड़ी को बिठा भी दिया जाता है तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ये रिस्पेक्टेड मतलब तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ड्रॉप का लफ्ज इस्तेमाल करें या फिर कहें कि बाबर आजम को टीम से बाहर कर दिया। ठीक है, आप एक नई टीम बना रहे हैं, आप साइम को मौका देना चाह रहे हैं, या आप आजम को, या आप दीगर जो हसीबुल्ला है इनको मौका देना चाह रहे हैं, ठीक है, आप रेस्ट करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन एक रिस्पेक्टेड वे में होना चाहिए, दोनों साइड से कम्युनिकेशन के बाद हो, फिर इतना मसला नहीं होगा। लेकिन अगर कम्युनिकेशन के बगैर होता है तो फिर वही होगा जो कि अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में हुआ था, और बहुत यहाँ पे शोर मचा था जब इनको रेस्ट कराया गया था, जबरदस्ती रेस्ट। और ये खुद भी सोचना चाहिए इनको कि अगर कोई हमारे पास बायलैटरल सीरीज है जिसका कोई मतलब हम क्या अचीव करेंगे, अफगानिस्तान की सीरीज से हम क्या अचीव करते, अगर उनको बिठाया गया था तो वो उनको हैप्पीली बैठना चाहिए था, उनको कोई इशू क्रिएट उसमें नहीं करना चाहिए था। लेकिन बहुत ज्यादा इशू क्रिएट हुआ था। मेरा ख्याल है कि एक्सेप्ट करना चाहिए बाबर आजम को और दीगर जो प्लेयर है कि हाँ यार, पाकिस्तान बैकअप बना रहा है और हम भी जो है वो इसमें अगर आप सपोर्ट करेंगे तो आपको अच्छे लफ्जों में लिखा जाएगा। अगर आप सपोर्ट ना भी करेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो फैसला कर चुका है कि बैकअप बनाना है, तो फिर आपको बाहर तो फिर भी होना है। शाकिर तो साहब, एक अच्छे तरीके से हो तो अच्छा है। ये बात बड़ी जबरदस्त की है इमरान ने कि आप देखिए ना कि बैकअप की जब बात आती है तो सीनियर प्लेयर्स को हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि स्टेप अप करना पड़ता है, खुद अपना बैकअप बनाना पड़ता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ होता ये है कि कोई जब कायद होता है तो वो अपने 3-4 प्लेयर्स को टीम में इकट्ठा कर लेता है अपनी कैपेबिलिटीज जिनकी होती हैं, ठीक है, इस वजह से कि वो शायद सोचता है कि ये अगर मेरे से अच्छे हो गए, मेरे से अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया तो कप्तानी मिल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इमरान ने बेहतरीन पॉइंट रेस किया। बैकअप बरल हमें बनाना है। हमने देखा T20 ओडीआई वर्ल्ड कप में कि जब हमारा मेन बॉलर नसीम शाह गया तो हम लड़खड़ा गए। बॉलिंग में ये बॉलिंग की वजह थी। बैटिंग में हमारे पास अगर हम इस वक्त अगर बाबर या रिजवान को उस तरह से हम ड्रॉप करते हैं तो हमारे पास उस तरह का कोई पोटेंशियल नहीं है। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ बाबर आजम का, लेकिन हमें बैकअप तो बनाने हैं। हमें बायलैटरल सीरीज़ में ये तजर्बात करने हैं, हमें कोई इवेंट में जाके ये तजर्बात नहीं करने। क्या बाबर आजम जो है वो विराट कोहली या शर्मा से बड़ा प्लेयर है, ये बड़ा मैच विनर है? उन्होंने नहीं उनको बिठा दिया, उन्होंने उनको बिठाते रहे। तो शुभमन गिल तैयार हुआ ना, ईशान किशन तैयार हुआ, सिंह वर्मा, ये उन्होंने बैकअप इसीलिए बनाए कि उन्होंने मेन प्लेयर्स को जो गैर अहम सीरीज थी उनमें बिठाया, ताकि कभी इनको रिटायर भी होना है, कभी इनको जख्मी भी होना है, कभी और मसाइल होते हैं, तो हमें टीम की जो स्ट्रेंथ है और बेंच स्ट्रेंथ खास करके उसको जो है वो मजबूत और उसको ज़्यादा काबिल एतमाद और काबिल भरोसा बनाने के लिए बड़े प्लेयर्स को ये समझना पड़ेगा कि जो तजर्बात की कर रहा है क्रिकेट बोर्ड, जो नई मैनेजमेंट कर रही है, उसको सपोर्ट करें। मैं अब भी समझता हूँ कि 4-5 साल बाबर आजम ने बहुत इंटेंसिव, बहुत बिजी क्रिकेट फील्ड में वक्त गुजारा है। मैं समझता हूं कि उनको थोड़ा सा रेस्ट किसी एक आध फॉर्मेट से देना चाहिए। अगर परफॉर्म कहीं उनको एक तो परफॉर्मेंस की बुनियाद पर, वैसे भी देखें ना, एक इंसान है ना, मशीन तो नहीं है, उसको रेस्ट चाहिए। और एज अ कैप्टन आपने बहुत ज़्यादा सर्व किया, तो आप एज अ प्लेयर उसके साथ साथ मेंटल स्ट्रेस के साथ आप इतना अर्सा क्रिकेट खेलें। अगर आपको कोई लेयर टाइम मिला है ये, तो उसमें अगर उनको कहीं पर रेस्ट देना पड़ जाता है किसी मैचेस में, किसी सीरीज़ में, तो ना उनको बुरा बनाना चाहिए, बल्कि इसको अपना पॉजिटिव एनर्जी रीगेन करने के लिए अपनी एक रिहेबिलिटेशन जो है ना ओवरऑल बॉडी और मेंटल रिहेबिलिटेशन के लिए उसको यूज़ करना चाहिए। इस सीरीज़ में बाबर आजम अगर अपने नंबर्स पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे, क्योंकि काफ़ी अरसे से मैं देख रहा हूँ, टेस्ट सीरीज़ भी हमने देख ली, वर्ल्ड कप भी देख लिया, बाबर आजम ने
कोई मैच विनिंग उस तरह का नॉक नहीं खेला, वो अंडर प्रेशर है, उनको जो है वो साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन की जरूरत है मेरे ख्याल में, उनको एक अच्छा वक्त क्वालिटी टाइम चाहिए, उन्हें कहीं छुट्टियों पे चले जाएं फंड कर मतलब उनकी छुट्टियों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्पॉन्सर करे, मैं इसके हक में हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बहुत बड़ा असासा है बाबर आजम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट का प्रेजेंट का भी स्टार है, फ्यूचर का भी स्टार है, रोज रोज बाबर आजम पैदा नहीं होते। अब उसकी प्लेयर मैनेजमेंट का बहुत इशू रहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हमेशा से, हमने बड़े बड़े प्लेयर खोए, मैं आज भी कहता हूं उमर अकमल जितना टैलेंटेड प्लेयर कम पैदा होते, लेकिन प्लेयर मैनेजमेंट उसकी प्रॉपर नहीं की गई, उसको उसके मिजाज के पे छोड़ा गया, उसको मैनेज नहीं किया गया, आज वो ज़ाया हो। तो बाबर आजम को भी हम नहीं चाहते कि इस तरह ज़ाया हो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खुद जो है वो इनिशिएट करना चाहिए, कोई प्लेयर अपनी जगह नहीं छोड़ता, कोई जो लगी लगाई जो एक स्टारडम में उससे बाहर नहीं आता, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को बाबर आजम की जरूरत है, तो टीम मैनेजमेंट को कुछ तल्ख सख्त लेकिन मुस्तकबिल के लिए अच्छे फैसले करने चाहिए। जरा सुनाइएगा जी प्रोड्यूसर साहब, फखर जमान साहब क्या कह रहे थे आज, उन्होंने भी मुस्तकबिल के हवाले से भी और वैसे बड़े अच्छे उन्होंने जवाब दिए, लेकिन मैं इमरान से भी यही जवाब चाहूंगा कि यार जो जर्नलिस्ट था, कोई भी था, XYZ हमारा कोई दोस्त भी हो सकता है, उसने सवाल ये किया उनसे कि आपको कुर्बानी का बकरा तो नहीं बनाया जा रहा, जरा सुनवाइएगा। थोड़ा कॉम्बिनेशन थोड़ा चेंज हो रहा है कि शायद साइम ऊपर बैटिंग करें, फिर बाबर वन डाउन में या रिजवान वन डाउन में आए, आप फोर्थ में आए, तो कंफर्टेबल फील करेंगे? कुर्बानी आपको देनी पड़ रही है? देखिए मेरे ख्याल में तो ये कुर्बानी नहीं है मेरा, ये तो मैनेजमेंट का, कप्तान का, उनका मतलब ये है कि मुझे खिला रहे हैं, क्योंकि अरे ओपनिंग में आपकी जगह नहीं बन रही, तो इसका मतलब है कि वो आप में कोई ऐसी चीज़ देख रहे हैं कि आप उनको नीचे भी जिता सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये नेशनल टीम है, हज़ारों प्लेयर्स जो है वो लाइन में लगे होते हैं। तो मैं इसमें तो मैं खुद को लकी समझता हूँ कि, तो मेरे ख्याल में और पाकिस्तान में आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ या मेरी कुर्बानी दे रहे हैं, क्योंकि अब ये हमारे कंट्री की टीम है और मैं तो समझता हूँ अगर मुझे छठे सातवें भी खिलाएंगे तो मैं खुशी से खेलूंगा। जी इमरान, ये इस तरह की अप्रोच हमें चाहिए जिस तरह की फखर जमान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें की हैं। बिल्कुल, देखें फखर जमान जितने अच्छे प्लेयर हैं उतने अच्छा मीडिया हैंडलिंग भी करते हैं वो, और पहले भी उनसे कई मरतबा सवाल हो चुका है जब बाबर और रिजवान ओपनिंग करते थे या फिर वनडे में भी उनको नीचे खेलना पड़ा, तो मेरा ख्याल है कि वो बहुत अच्छी मीडिया हैंडलिंग करते हैं, और ये फैसला भी बेहतर है, क्योंकि देखें एक तजर्बेकार खिलाड़ी है फखर जमान या बाबर या रिजवान, उसको तो आप नीचे कर सकते हैं जो नीचे खेल भी चुके हैं, रिजवान, बाबर और फखर, लेकिन ये हारिस, हसीबुल्ला और साइम ये ओपनिंग डोमेस्टिक में करते हैं, इनको इतना तजर्बा नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट का इतना तजर्बा नहीं है, तो उनको अपनी ही पोजीशन पे खिलाया जाए तो बेहतर है। मैंने अपने प्रोग्राम में भी ये बात की थी कि देखें अगर आप हारिस या साइम या हसीबुल्ला को टीम में शामिल कर रहे हैं या किसी भी टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को टीम में शामिल कर रहे हैं, तो उसको अपनी जगह पे ही खेलना चाहिए या फिर वेट कराना चाहिए। अब न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में साइम अयूब तीसरे चौथे नंबर पे खेले, आपने क्या अचीव किया? उससे कुछ भी अचीव नहीं किया, आप उसके ऊपर ही प्रेशर बढ़ा, और अभी हम जो ये बातें कर रहे हैं और मतलब हम क्या मतलब सभी बातें कर रहे हैं ओपनिंग की, उससे भी साइम अयूब पे जो है वो प्रेशर आ रहा होगा कि हाँ यार मुझे अगर बाबर नहीं है तो बाबर को रिप्लेस करना है, अगर रिजवान ओपनिंग नहीं कर रहे तो उनको रिप्लेस करना है, एक बर्डन हम उनके ऊपर क्रिएट कर रहे हैं, जो कि मेरा ख्याल है उनके साथ भी थोड़ी सी ज्यादती है, वो बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर होंगे, न्यूजीलैंड की कंडीशंस भी मुश्किल होंगी, फुल स्ट्रेंथ उनकी साइड है, एक्सपेक्टेशंस उनसे बहुत ज्यादा होंगी, मेरा ख्याल है उनके ऊपर बहुत प्रेशर होगा। उम्मीद करते हैं कि वो एक अच्छी सीरीज उनकी गुजरे ताकि ये जो प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है इस सीरीज से वो आगे चलता रहे और T20 वर्ल्ड कप में काम आए। शाकिर, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है कि हमारे यहाँ तसलसल नहीं होता किसी भी चीज का। आप साइम अयूब की बात कर रहे हैं, जिस तरह इन्होंने बात की, लेट सपोज साइम और रिजवान की जोड़ी फेल हो जाती है, कंप्लीटली फेल हो जाती है, तो आपको अगली सीरीज में फिर एक दफा रिजवान और बाबर नजर आएंगे। तो ये तसलसल भी तो होना चाहिए। एक प्लेयर को अगर आप पिक कर रहे हैं, उसको खिला रहे हैं, उसको फ्यूचर का स्टार समझ रहे हैं, तो उसको फिर कैरी ऑन भी करना चाहिए। देखिए इस तसलसल की बात पे मैं जरा फखर जमान के इस कमेंट पे कमेंट करना चाहूँगा कि फखर जमान बुनियादी तौर पर एक सोल्जर है और फौजी को जिस मोर्चे पे जिस टाइम भी आप कहेंगे जहाँ खड़ा कर देंगे उसने खड़ा हो जाना है। लेकिन सवाल यह है कि ये फैसला टीम मैनेजमेंट को करना है कि मेरा फौजी किस मोर्चे पर, किस लाइन पे, किस हथियार के साथ ज़्यादा सूटेबल है, तो उसने तो टीम में खेलना, उसे जहाँ खिलाएंगे, लेकिन उसकी अप्रोच ज़बरदस्त है। लेकिन टीम मैनेजमेंट को चाहिए कि जो प्लेयर जहाँ ज़्यादा सूदमंद है, जहाँ उसका ज़्यादा पोटेंशियल है, जहाँ ज़्यादा रिजल्ट दे सकता है, उसे वहाँ खिलाया जाए। जहाँ तक बात है तसलसल की, साइम अयूब पर बिल्कुल ठीक करें, हमने उसे एक इंतहाई मुश्किल तरीन हालात में टेस्ट डेब्यू करवा दिया, वो उसमें कोई ज़्यादा इम्पैक्ट भी नहीं डाल सके, और ये जो T20 में हम बाबर की जगह वो रिप्लेस करेंगे तो एक वो परफॉर्मेंस
और ऊपर से ये रिप्लेसमेंट एक बड़े प्लेयर की, ये यकीनन उन पर बर्डन है ना। तो उन्हें ये जो टीम मैनेजमेंट के साथ वहाँ लोग हैं उनको बिल्कुल उनको एतमाद भी देना पड़ेगा, उन पर उनको रिलैक्स भी करना पड़ेगा और उन्हें बताना पड़ेगा कि आप जाएँ अपनी नेचुरल गेम खेलें, आप पर कोई बर्डन नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। आपको 3, 4, 5 मैचेस हैं, कम से कम 3 मैचेस में हम आपको ये एतमाद देते हैं कि आपने इसी पोजीशन पे खेलना है और आपने अपनी नेचुरल एबिलिटीज़ के साथ परफॉर्म करना है। इस तरह का एतमाद अगर मिलता है तो यकीनन उसका जो बर्डन है वो ज़रूर कम होगा। बाकी मैंने देखा है साइम अयूब मेंटली स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, उसकी मिडल हैंडलिंग जब टीम में हमने देखी है, जब इसकी ग्रूमिंग अच्छी हुई है, तो मेरा ख्याल है जब आप प्रोफेशनल प्लेयर होते हैं और जब इस इंटरनेशनल लेवल पर आपको इतने मौके मिल जाते हैं, काफ़ी क्रिकेट अब वो खेल चुका है, तो उसको इससे सारे प्रेशर को अब्जॉर्ब भी करना चाहिए। लेकिन टीम मैनेजमेंट, मैं बार बार कहूँगा कि हमारी प्लेयर मैनेजमेंट अप्रोच बहुत वीक है, उसको बेहतर करना पड़ेगा। और हफीज़ की सूरत में, हफीज़ इज़ अ वेरी ही इज़ आल्सो अ प्रोफेसर, तो उसको जो प्रोफेसर को वो प्रोफेसरी यहाँ दिखानी पड़ेगी। और बाबर आजम से लेकर साइम तक सबको रिलैक्स करके, सबको जो है वो उनकी जो एक उनके ऊपर जो मुश्किल टाइम है, बाबर पे भी बहुत मुश्किल टाइम है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मैं बाबर की जगह हूँ तो मुझे भी फील हो कितना प्रेशर है। एक तो मेरे से आपने सब कुछ छीन लिया, मेरे 3 फॉर्मेट की कैप्टनसी, वो स्टारडम भी उसके साथ नीचे जाता है। तो एक थोड़ा सा बंदा, जब एक बंदा 3-4 साल पाकिस्तान क्रिकेट के स्याह से सफेद का मालिक हो और बिल्कुल उसको जो बेताज आप कर दें, कप्तान रहा हो, चीफ सिलेक्टर रहा हो, बहुत कुछ रहा हो, इस मामलात में उस पे जो एक वो जो खो देने का गम है ना, और खो देने का जो उससे उसको निकलना पड़ेगा और ये निकालना हफीज को चाहिए। ठीक, इमरान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। शाकिर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खवातीन और के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे और पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह।